हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, ये हमारी जो है 24 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले तक हमने ये हमारी जो है 24 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले तक हमने 23 टेस्ट सीरीज जो है की हुई है, और आज जो है हम 24 नंबर की टेस्ट सीरीज करेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा जो है चेंजेस है स्लाइड में, जो है ये जो क्वेश्चन अंत में होते थे वो हम लिख कर नहीं ला पाए, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव था और चीज़ें जो है आज एडजस्ट नहीं हो पाई। चलिए देखते हैं, फिर देखेंगे और अपने क्लास की आज शुरुआत करते हैं। परंतु आपको फैक्ट जो मिलते थे वो उतने ही मिलेंगे, आपके सामने जो है लिख करके दिए जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास में पहला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है, बहुत बड़ा है ये साइज। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण जो है होने वाला विकार है। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो आज से जो है हम क्या करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन। और ये जो 25 क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, ये वाले होते हैं, यानी कि जो डेली टेस्ट के 25 क्वेश्चन होते हैं ये रख रहेंगे। और जो आपके 25 क्वेश्चन जो है हम क्या लेंगे, प्रीवियस ईयर जो है 25 क्वेश्चन लेंगे। क्या 25 क्वेश्चन जो है हमारे ये वाले होंगे, यानी कि जो डेली करते हैं, और प्लस जो है 25 क्वेश्चन जो है जो पिछले हम टेस्ट सीरीज में करते आए हैं, तो उनको लिया जाएगा। अब जो है 25 क्वेश्चन इसी व्याख्या से नहीं रहेंगे। इसका क्या होगा कि मतलब जो पिछला वाला हमारा चल रहा है उसका भी जो है रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए जो है हम चीज़ों को देखते हैं और एक एक बातों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो गुणसूत्रों के से संबंधित जो है आपका पूछा गया है प्रश्न की गुणसूत्रों से संबंधित आपको क्या बताना है, रोग बताना है। कि जो रोग होते हैं, आप देखिएगा, इस प्रश्न को पहले समझिएगा। गुणसूत्रों से संबंधित दो प्रकार के रोग होते हैं। क्या होते हैं? जो गुणसूत्रों से संबंधित रोग होते हैं, वो गुणसूत्रों से संबंधित जो है रोग आपके दो प्रकार के रोग होते हैं। आपका सवाल था कि अच्छे से लिखिएगा, ताकि जो है हम नोट्स बना सके, तो आप निश्चित रूप से नोट्स बना पाएंगे। जब आपसे पूछे किससे संबंधित रोग, मनुष्य में गुणसूत्रों से संबंधित रोग पूछे, तो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, आप इसके पहले ये समझ लीजिएगा यहाँ पर, कि जो मनुष्य में कुल गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि मनुष्य में जो है कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं, यानी कि समान, चाहे महिला हो चाहे फीमेल हो, मेल हो या फीमेल, दोनों में एक समान पाए जाते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, कौन सा, 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, आपका लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है। और यह जो मेल में होते हैं यह एक्स एक्स होते हैं, और जो फीमेल में होते हैं ये क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से जो बार बार पूछा जाता है कि जो मानव होता है उसमें लिंग निर्धारक का कार्य कौन करता है, तो वो जो मैंने क्या बताया, उल्टा बताया यहाँ पर। जस्ट मिनट रुकिएगा। इस प्रकार से है, जो आपका फीमेल होता है, फीमेल में जो है आपके एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और मेल में जो होते हैं क्या, एक्स वाई होते हैं। तो मेल क्या होता है, लिंग निर्धारण का कार्य करता है। कि जो संतान अगली जन्म लेगी वह लड़की होगी या लड़का होगा, उसका निर्धारण कौन करता है, मेल गुणसूत्र जो है करते हैं, क्योंकि फीमेल के पास में जो है एक समान गुणसूत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित ये लिंग निर्धारक को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। अब दो शब्द हैं आपके पास में, एक शब्द है आपका ट्राइसोमी और एक है मोनोसोमी। ध्यान रखिएगा, ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं मान लूँ कि कोई गुणसूत्र जो कितने हैं, कुल जो है 23 जोड़े गुणसूत्र है। और अगर 23वें जोड़े में क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। क्या होती है? अगर 23वें जोड़े में जो क्या होती है, ट्राइसोमी होती है, तो इसका मतलब क्या है, 23वें गुणसूत्र की जो है जैसे क्या होंगे, 23वां जोड़ा क्या है, एक्स वाई है। इसमें एक जो है अतिरिक्त कॉपी, यानी कि या तो वाई गुणसूत्र बढ़ जाएगा या एक्स गुणसूत्र बढ़ जाएगा, या फिर और ज़्यादा हो सकती हैं। तो जब एक कॉपी ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी कहा जाता है। और मोनोसोमी क्या होती है, तो मोनोसोमी क्या होती है, मोनोसोमी, मोनोसोमी का मतलब होता है
गुणसूत्रों की संख्या, जैसे 23वां जोड़ा गुणसूत्र है और 23वें जोड़े गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र गायब हो जाए, केवल एक्स बस बचे, वाई गायब हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? मोनोसोमी कहेंगे। तो मोनोसोमी में क्या हो जाती है? गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और जो ट्राइसोमी होती है उसमें क्या हो जाती है? गुणसूत्र की जो है वृद्धि हो जाती है। इस बात को आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। ये भाई मिटने का सिस्टम कहाँ से है? फर्स्ट मिनट रुकिएगा। ये देखिए। तो ये बात क्या आपको समझ में आई? ट्राइसोमी और मोनोसोमी को लेकर के बात समझ में आई। अब देखिएगा, गुणसूत्र से जो रोग हो जाते हैं तो दो प्रकार के रोग होते हैं। एक तो क्या होता है कि गुणसूत्रों की क्या हो जाए? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, यानी कि जितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं, वो क्या हो जाए? या तो प्लस हो जाए या तो कमी हो जाए। तो गुणसूत्रों में एक जो है संख्या में परिवर्तन के कारण रोग होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं। और एक गुणसूत्र होते हैं, एक रोग होते हैं कि जो गुणसूत्रों में क्या हो जाते हैं? संरचना में परिवर्तन के कारण हो जाते हैं। जैसे कोई गुणसूत्र की संरचना इस प्रकार से है, अब इसमें क्या है, एक भुजा अगर इसकी ये वाली भुजा गायब हो जाती है तो फिर व्यक्ति का कोई अंग ही गायब हो जाता है। कहीं मतलब आंख गायब हो जाती है, कहीं कान गायब हो जाता है, कहीं जो एक्स्ट्रा हाथ, या ये गुणसूत्र में संरचना इस प्रकार की हो गई, ज़्यादा हो गई, तो फिर क्या हो जाता है? व्यक्ति जो है कभी कभी जो मतलब एक्स्ट्रा जैसे उंगली हो जाती हैं, एक्स्ट्रा जैसे मतलब हाथ में कुछ ज़्यादा अंग हो जाना, कहीं ज़्यादा मांस निकल आना, तो इस प्रकार के रोग जो है गुणसूत्रों में संरचना परिवर्तन के कारण होते हैं। तो गुणसूत्रों से संबंधित दो प्रकार के रोग होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? सामान्यतः इन्हें जो है अनुवांशिक रोग के नाम से जानते हैं। जो गुणसूत्रों से संबंधित रोग होते हैं उन्हें किस प्रकार के रोग कहा जाता है? अनुवांशिक रोग कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अनुवांशिक रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संख्या में परिवर्तन से संबंधित होंगे, एक संरचना में परिवर्तन से संबंधित होंगे। और जो आज के जो हम टॉपिक में करेंगे वो संख्या में परिवर्तन से संबंधित क्या करेंगे? रोग करेंगे। देखिएगा, संख्या में परिवर्तन से संबंधित अभी तक एमपीपीएससी दो बार जो है प्रश्न पूछ चुका है। आपसे पूछे आपसे पूछे आपसे पूछे कि जो है, जैसे मतलब 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 के 23 रोग तो नहीं हम देख सकते, यहाँ पर 5-6 देखेंगे महत्वपूर्ण, आपका प्रश्न जो है इतने के अंदर आ जाएगा। आपसे पूछे 13वें गुणसूत्र की जब मतलब क्या हो जाती है? मोनोसोमी हो जाती, सॉरी, ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी बढ़ती है। जैसे गुणसूत्र क्या है आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 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 क्या है? 23 तक गुणसूत्र है। तो ऐसे जो 13वें नंबर का गुणसूत्र है, जब इसकी कॉपी एक बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग हो जाता है? आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब 18वें गुणसूत्र की कॉपी बढ़ती है तब कौन सा रोग हो जाता है? जब आपसे जो पूछे कि 21वें गुणसूत्र की जो है कॉपी बढ़ती है तब कौन सा रोग हो जाता है? और फिर आपको ध्यान रखना है एक रोग है जिसका नाम है सुपर मेल। ध्यान रखना है सुपर मेल रोग जो है कैसा होता है? सुपर मेल। और एक ध्यान रखना है सुपर फीमेल। क्या ध्यान रखना है? सुपर फीमेल। मैं ऐप लिख देता हूँ। तो ये जो रोग हैं आपसे जो है परीक्षा को लेकर के बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक को जो है हम समझने का प्रयास करते हैं आपके सामने। चलिए देखिएगा, जब आपसे पूछे कि 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी होती है तो कौन सा रोग होता है? पटाउन सिंड्रोम होता है। कौन सा होता है? पटाउन सिंड्रोम होता है। ध्यान रखिएगा, जब 18वें गुणसूत्र की कॉपी होती है तब कौन सा होता है? तो 18वें गुणसूत्र की कॉपी में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है ट्राइसोमी के कारण, 18वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी के कारण आप ध्यान रखेंगे। अरे मुझे जो है टर्नर सिंड्रोम तो 46वें का है, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें में कौन होता है? 21वें में जो है आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है। जब 21 नंबर की कॉपी बढ़ती है तो कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। और सुपर मेल जो होता है तो इसमें क्या हो जाते हैं? 44 गुणसूत्र तो ज्यों के त्यों होते हैं, लेकिन एक जो है मेल गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी कि एक्स होगा, वाई होगा। तो ये क्या है? समान स्थिति हो गई, एक वाई गुणसूत्र और बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि जो मेल गुणसूत्र होता है एक वाई, वह क्या हो जाता है? एक ज़्यादा हो जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति में जो गुणसूत्र कुल 46 होते हैं वह गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? यहाँ 47 हो जाते हैं। और जो सुपर फीमेल होती है इसमें क्या हो जाता है? 44 जो के त्यों होते हैं, प्लस जो है इसमें क्या हो जाता है? एक्स 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 हो जाते हैं। मतलब क्या है कि एक जो है फीमेल गुणसूत्र की संख्या जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भी क्या होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। और जो 18वें नंबर का है, 18वें नंबर का भाई जो है देखिएगा, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ।
18वें नंबर का भी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतने जो है आपका प्रश्न इसी में से आता है। और ये कितना 21वें नंबर का पूछा है कि 21वें नंबर की ट्राइसोमी का कौन सा रोग होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 21 नंबर से कौन सा हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम जो है 21 नंबर से हो जाएगा। ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम होता है 18 से कौन सा होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। तो ये रोग आपको जो है रट लेने हैं, किसी भी हालत में रट लेने हैं, प्रश्न आता है सीधा से सीधा। और टर्नर सिंड्रोम जो है आपका वो कौन सा होता है, अगर टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो इसमें जो है एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में क्या है 45 गुणसूत्र इसमें बचते हैं। कितने बचते हैं, जब महिला में ध्यान रखिएगा एक गुणसूत्र जो होता है उसका मतलब गुणसूत्र इस प्रकार से बचते हैं इस वाले में कि 44 तो समान रहते हैं, लेकिन जो एक लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है एक्स पर बचता है, एक जो है जीरो हो जाता है। तो ये रोग कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। और यह रोग जो है किस में रहता है, फीमेल में होता है। कौन सा रोग, टर्नर सिंड्रोम। और सुपर फीमेल हमने देखा, ये वाला हो जाएगा सुपर मेल देखा। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है 44 गुणसूत्र तो ज्यों के त्यों होते हैं, प्लस उस व्यक्ति के पास में एक एक्स गुणसूत्र भी होता है। और ऐसे में क्या हो जाता है जो क्लाइनफेल्टर है इसमें जो है एक्स भी होता है और एक ये होता है एक ये होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। तो फिर सुपर मेल सुपर फीमेल देखा आपने, सुपर मेल देखा, सही है। अब ऐसे जो क्लाइनफेल्टर है इसमें देखेंगे तो ये वाले गुणसूत्र किसके हो गए, महिला के हो गए। और ये किसका हो गया, क्या हो गया, पुरुष का हो गया। तो ऐसे व्यक्ति ही क्या होते हैं, किन्नर होते हैं। ध्यान रखिएगा जो किन्नर आप देखते हैं वो कौन होते हैं, यही होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसके पास में होता है, यानी कि उसके पास में महिला के भी लक्षण होंगे और पुरुष के भी लक्षण होंगे। तो ये क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। इसी को ऐसे में क्या हो जाता है, पौरुषत्व खत्म हो जाता है, यानी कि इसमें जो है एक जो प्राकृतिक मेल के अंदर क्षमता होती है वह क्षमता इसके अंदर नहीं रह जाती है। ठीक है। तो और सुपर फीमेल में देखिएगा, सुपर फीमेल में क्या हो जाएगा, जो सामान्य महिला होती है उसकी तुलना में इस महिला के पास में जो है एक यूं कहे कामुकता ज्यादा होती है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज की जो कैपेसिटी है या चाहत जो है ऐसी स्थिति में ज्यादा होती है। और जो लैंगिक लक्षण होते हैं वह क्या होते हैं, सामान्य महिला की तुलना में ज्यादा विकसित होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जो है, अब देखिए मुझे बोलने में क्या है भाई, जो है समझना है चीज़ों को तो समझिएगा। कई बार आप देखते हैं कि कई जो गर्ल्स होती हैं वह जो सामान्य स्थिति से ज़्यादा जो है रोमांटिक देखने को मिलती हैं, तो वो कौन सा कारण होता है, यही होता है। इसी प्रकार से सुपर मेल जो होता है उसमें जो है सामान्य पुरुष की तुलना में सेक्सुअल एक्टिविटीज की चाहत ज़्यादा होती है, किसमें, सुपर मेल में। ठीक है। तो ये जो है रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है याद रखिएगा। हम अगली जब हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम संरचना में परिवर्तन से संबंधित गुणसूत्र के रोग करेंगे, जिसमें से हीमोफीलिया वर्णांधता जैसे रोग होंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। आई होप जो है चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी, और चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डेली टेस्ट आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में कि वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा एक फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, एक जो है सही जवाब है आपका PSLV C7 PSLV को लेकर के प्रश्न पूछा गया है वाहनों को लेकर के। तो आप जानते हैं कि इसरो क्या है, इसरो भारत की क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है, इसरो जो है भारत की क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है। और आप ये भी जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है 1969 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायण जो है वर्तमान में क्या है, इसरो के अध्यक्ष हैं। खैर ये तो हो गई आपकी डेली बेसिक वाली बातें। अब इसरो जो है क्या करता है, भारत में उपग्रह लॉन्च करने की क्या है, एक एजेंसी है। क्या है, भारत में जो है उपग्रह लॉन्च करने की एजेंसी है, जो प्राइवेट उपग्रह या सरकारी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। अब यह उपग्रह ऐसे थोड़ी ना हवा में चले जाएंगे, तो इनको लॉन्च करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, वाहन की आवश्यकता होती है। वाहन ये सामान्य भाषा का शब्द है, वैज्ञानिक भाषा में से क्या कहा जाता है, रॉकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये रॉकेट कहा जाता है। और भारत में जो है इस प्रकार के 4 प्रकार के जो है रॉकेट विकसित हुए हैं। क्या हुए हैं फ्रेंड्स, 4 प्रकार के रॉकेट विकसित हुए हैं। सबसे पहले जो पुराने ज़माने के रॉकेट होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, SLV कहते थे। इसके बाद में जो है ASLV का विकास हुआ, ये थोड़ी से ज़्यादा क्षमता वाले रॉकेट थे। और देन इसके बाद में क्या हुआ, PSLV का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, PSLV का विकास हुआ। और इसके बाद में जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा क्षमता के रॉकेट हैं उन्हें GSLV कहा जाता है। तो ये 4 रॉकेट है भारत के पास में। और जो इसी प्रकार का PSLV प्रकार का जो एक रॉकेट था वो उसका नाम था PSLV, PSLV क्या नाम था, PSLV C37 नाम का एक रॉकेट था। क्या नाम था,
PSLV C-37 नाम का रॉकेट था। ये 2017 में जो है भारत से छोड़ा गया था और इसका रिकॉर्ड ये है कि इसने जो है 104 उपग्रह, कितने उपग्रह, 104 उपग्रह एक साथ लेकर के यह उड़ गया था और जो है अंतरिक्ष में जो कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं उनको स्थापित किया था। कब की बात है? 2017 की। तो यह विश्व में अभी तक का रिकॉर्ड है कि इतने उपग्रह एक साथ किसी देश ने जो है नहीं छोड़े हुए हैं, वो इसरो ने करके दिखाया है। तो यही प्रश्न पूछा है कि उस वाहन का नाम क्या था जिसमें जो है 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, तो वो कौन सा है? C-37 है, यानी कि PSLV C-37 है। अब और कुछ महत्वपूर्ण वाहन हैं, आपसे पूछे कि जो 2008 में हमने क्या किया था, चंद्रयान फर्स्ट नाम का उपग्रह छोड़ा था। कौन सा उपग्रह छोड़ा था? चंद्रयान प्रथम नाम का उपग्रह छोड़ा था। वह किस PSLV से छोड़ा था? तो ध्यान रखिएगा, उसे जो है PSLV C-13 के माध्यम से छोड़ा गया। किसके माध्यम से? C-13 के माध्यम से। आपसे प्रश्न पूछे कि हमने जो है 2013 में, कब? 2013 में प्रथम मंगल मिशन छोड़ा था। क्या छोड़ा था? जो मंगलयान छोड़ा हुआ था 2013 में, वह किस वाहन से छोड़ा गया था? तब फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे कि सर वह जो वाहन था उस वाहन का नाम था PSLV C-25 के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखिएगा, तो एक आपको ये ध्यान रखना है, एक आपको ये ध्यान रखना है, PSLV संबंधित बता रहा हूँ, हालांकि अभी बहुत से अंतरिक्ष मिशन है इसरो के, लेकिन PSLV से जो संबंधित है मैं उनको बता रहा हूँ क्योंकि हमारा एक टॉपिक पर ही हम क्या करते हैं, पकड़ करते हैं। एक और अभी हाल ही का है जो आदित्य L1 मिशन छोड़ा गया था। कौन सा मिशन? आदित्य L1। और आदित्य L1 जानते हैं यह किससे संबंधित मिशन है? तो बताएंगे कि यह सूर्य से संबंधित मिशन है। जल्दी से बता दीजिएगा, इसे किस वाहन की जो है मदद से छोड़ा गया था? इसे किस वाहन की मदद से छोड़ा गया था? आप जो है बताइएगा। तो यह जो है PSLV किसके माध्यम से? PSLV C-57 के माध्यम से छोड़ा गया था। किसके माध्यम से? C-57। ये सभी के सभी रट लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न जो है MPPSC पूछ रहा था, ये 2022-24 का प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आपको क्या करना है, रट लेना है किसी भी हाल में। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास में कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र, 7 प्राथमिकता वाले जो है क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। इनमें से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल नहीं है? फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है क्या करेंगे, इसको तोड़ने का कार्य करते हैं। जब भारत ने पूछे क्या स्वास्थ्य नीति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भारत में जो है स्वास्थ्य नीति की बात करते हैं, यानी कि हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं। कोई भी देश जो है स्वास्थ्य नीति क्यों लाता है? स्वास्थ्य बेहतर हो सके और जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में अच्छी योजनाएं बन सके, इसलिए क्या लाता है? वो स्वास्थ्य नीति लाता है। तो भारत भी इससे जो है पीछे नहीं रहा। भारत अभी तक जो है 3 बार स्वास्थ्य नीति ला चुका है। भाई कितने बार ला चुका है? 3 बार। कहो कब कब लाया है, बता दीजिएगा। तो पहली नीति जो आई हुई थी भारत की स्वास्थ्य के संदर्भ में, भारत की जो प्रथम नीति आई हुई थी वो कब आई हुई थी? तो आप बताएंगे कि 1983 में जो है आपकी प्रथम नीति आई थी। 1983 में प्रथम नीति आई थी। 2002 में जो है दूसरी नीति आई थी और तीसरी नीति जो है 2017 में आई थी। कब आई थी? 2017 में। कहो थोड़ा सा और गहराई में बताइए। चलिए ठीक है, यह नीति जो है इंदिरा गांधी के समय पर लाई गई थी। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के समय पर। और यह जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर लाई गई थी 2002 में। और तीसरी नीति जो है PM मोदी जी के समय पर लाई गई थी। ठीक है, अब यही जो तीसरी नीति है आपकी, ये जो प्रथम नीति है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। दूसरी भी याद रखना है कब लाई गई थी। और तीसरी नीति जो है हमारे सिलेबस में दी हुई है। अब तीसरी जो नीति है मैं बहुत ज़्यादा तो गहराई में नहीं करूंगा, लेकिन जो समन्वित कार्यवाही योजना है इसमें क्या लाई गई थी कि क्या हो सके, स्वास्थ्य जो है बेहतर हो सके। क्या हो सके? स्वास्थ्य जो है अच्छा कार्य कर सके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो, बेहतर कार्य हो। इसके लिए क्या बनाई गई थी? एक योजना बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एक समन्वित कार्यवाही योजना बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी फ्रेंड्स? एक जो है समन्वित योजना बनाई गई थी कि, और इस योजना में क्या किया गया था? 7 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए थे? 7 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे कि पहले जो है, और पूरे में जो कार्य करने के लिए इनमें क्या दी गई थी? प्राथमिकता दी गई थी कि सभी क्षेत्रों की तुलना में जो है इन 7 क्षेत्रों पर जो है कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको वह 7 क्षेत्र पता है तो ये प्रश्न को जो है चुटकियों में आप क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, क्योंकि प्रश्न पूछता है कि उन 7 क्षेत्रों में से कौन जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है।
तो आपको अगर 7 क्षेत्र बता दिए जाएँ तब आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर बता पाएँगे। चलिए हम 7 क्षेत्रों की उनकी जो है चर्चा कर लेते हैं कि वह 7 क्षेत्र कौन से थे। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूँ कि वो पहला क्षेत्र कौन था, पेन मोटा है। अगर हम बात करें कि वो पहला क्षेत्र कौन था, तो उस पहले क्षेत्र का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। क्या नाम है फ्रेंड्स? पहला जो क्षेत्र था वो था स्वच्छ भारत अभियान। क्या था वो पहला क्षेत्र जो था? स्वच्छ भारत अभियान था। सर दूसरा क्षेत्र कौन था? दूसरा क्षेत्र था, अब यहाँ पर कोई जगह भी नहीं है, चलिए यहाँ से लिखते हैं। जो दूसरा क्षेत्र था वो था संतुलित आहार। क्या था? संतुलित संतुलित आहार प्लस जो है पोषण। संतुलित आहार और पोषण जो क्या था, ये दूसरा क्षेत्र था। फिर आपसे पूछे तीसरा क्षेत्र कौन सा था, तो जब आपसे तीसरा क्षेत्र पूछे तो वो था भाई जैसे कि क्या होता है, तम्बाकू होता है, एक तम्बाकू हो जाएगा। और भी जो नशीले पदार्थ हैं उनको क्या करना, जो है उनको क्या करना, कम करना या रोकना। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो चौथा था वो था यात्रियों की सुरक्षा। यात्रियों की सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, यह यात्री जो है बस में, ट्रेन में, हवाई यात्रा में, जहाँ भी यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा करना, एक ये उद्देश्य था, मतलब एक क्षेत्र शामिल था। 5वें नंबर की हम बात करें तो 5वां था नारी सुरक्षा। और नारी सुरक्षा के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया गया है निर्भया नारी, यानी शब्द में प्रयोग लिया गया है निर्भया नारी। और जो 6वां क्षेत्र था उसका नाम था मतलब कार्य स्थल पर रक्षा। कार्य स्थल, अब जैसे कोई महिला कहीं पर ड्यूटी कर रही है तो कार्यस्थल हो गया, और उसकी सुरक्षा करना भी एक क्षेत्र था। और 7वां जो क्षेत्र था उसका नाम था प्रदूषण कम करना। क्या करना? प्रदूषण, प्रदूषण को क्या करना, कम करना था। ये 7 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर इसमें तो जो है स्वच्छ भारत अभियान पहले नंबर पर दिया हुआ है, यात्री सुरक्षा भी 7 में से शामिल है, निर्भया नारी भी शामिल है, लेकिन अन्नपूर्णा जो है शामिल नहीं है। तो सर आपका जवाब जो है सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत जटिल प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है चीज़ें आपको इसी प्रकार से जो है करनी होती हैं। अब ये जो है 7 के 7 क्षेत्र आप याद कर लीजिएगा। और मेंस में अगर 2017 की नई स्वास्थ्य नीति पूछी जाती है कि 7 ये योजना क्या थी, साप्ताहिक योजना, ये 7 क्षेत्रीय थे। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से जो है मापी जाती है? आपको क्या बताना है कि जो ओजोन परत की इकाई है वह जो है किससे मापी जाती है, ये आपको जो है बताने का कार्य करना है। तो देखिएगा, ओजोन परत से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा। पूरे प्रश्न जो है हर चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने क्या होंगी, रिपीटेशन के रूप में कार्य करेंगी। तो ओजोन परत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप यहाँ पर जो है क्या है एक एक करके देखेंगे। आपसे पूछे कि इसकी इकाई क्या है, ओजोन परत की जो है आपको इकाई को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। ओजोन परत जो है यह है, इसको मतलब कौन सा कारक है जिसकी वजह से इसका क्या होता है, क्षरण होता है। फिर जो है इसका काम क्या होता है ओजोन परत का। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसे बचाने के लिए जो है कोई सम्मेलन समझौता किया गया था। क्या क्या किया गया था? कोई समझौता किया गया था कि ओजोन परत की रक्षा हो सके, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा समझौता हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। इतने आप रख लीजिएगा, आपसे जो प्रश्न बनेगा। आपसे पूछे कि इसकी इकाई क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? इसकी जो इकाई होती है डॉप्सन होती है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और ये जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे कि समताप मंडल में जो है ओजोन परत देखने को मिल जाती है। आपसे पूछे किसके कारण से क्षरण होता है, तो CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण क्षरण होता है। ओजोन परत का जो कार्य होता है क्या होता है, परावैंगनी किरणों को रोकना जो है इसका मुख्य क्या है, कार्य है। परावैंगनी किरणों को क्या करना, किरणों को जो है रोकना इसका क्या है, प्रमुख कार्य है। आपसे पूछे समझौता जो है कौन सा हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था फ्रेंड्स? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के लिए किया गया था। और यह प्रोटोकॉल जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो आप बताएंगे कि यह जो है सर कनाडा में हुआ था। और फिर आपसे पूछे यह है कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। आपसे पूछे कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल में। और इसमें जो है क्या किया गया था कि ओजोन परत को जो भी पदार्थ जो है नुकसान पहुंचाते हैं उनका क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। इतनी बातें याद कर लीजिएगा। आपका सही जवाब निकल करके आएगी। डॉप्सन द्वारा क्या करते हैं, इसको मापन करने का कार्य करते हैं। आपको ये बातें ध्यान रखना है।
1 सेकंड का समय देंगे, वरना ये परेशान करता रहेगा बीच में। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास में, और अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपका प्रश्न किससे है? हड्डी से संबंधित है, यानी कि कंकाल तंत्र को लेकर के जो है आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब मनुष्य में क्या बात करते हैं, देखिएगा हड्डियों की बात करते हैं, मनुष्य में किसकी बात करते हैं, मैं हड्डी शब्द प्रयोग में ले रहा हूँ, कई बार यहाँ पर अस्थियां लिखा होता है, बॉन आप ध्यान रखिए इंग्लिश में, जो हम बॉन से संबंधित बात करते हैं। तो आपको कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि मनुष्य में जो है कुल अस्थियां कितनी होती हैं, तब आप क्या बताएंगे? 206 जो है मनुष्य में कुल अस्थियां क्या है, पाई जाती हैं। ठीक है। आपसे पूछे कि कुल जो है सिर में कितनी अस्थियां होती हैं, सिर जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे, मतलब गर्दन के ऊपर के भाग की बात कर रहा हूँ। और फिर आपसे पूछे अग्रपाद में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, अग्रपाद ये इसका आशय क्या है, हाथों से है। पश्चपाद, पश्चपाद क्या है, इसका आशय जो है कमर से नीचे वाला जो भाग है, यानी कि पैरों का है। फिर आपसे पूछे फिर आपसे वक्ष की अस्थियां पूछ लेता है, वक्ष में कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो वक्ष से आशय पसलियों वाले भाग से है। तो इतनी जो है, अब फिर होती हैं मेखलाएं, होती हैं, क्या होती हैं, मेखला होती हैं। तो ये जो है मतलब शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती हैं। देखिएगा, आपसे पूछे सिर में जो है कुल कितनी होती हैं, तो कुल जो है सिर में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। अग्रपाद में जो है कुल कितनी 60 हस्तियां होती हैं। पश्चपाद में भी कितनी होती हैं, 60 होती हैं। और वक्ष में कितनी होती हैं, तो 24 जो है पसलियां होती हैं, और एक क्या होता है, स्टर्नम होता है, तो कुल 25 हो जाएंगी। और मेखला जो होती हैं, तो 4 जो है अंश मेखला होती हैं, और 2 क्या होती हैं, श्रोणि मेखला होती हैं। तो 6 जो है कुल मेखलाएं होती हैं। अंश मेखला जो है ये हाथों को जो है कंधे की जो हड्डी होती है यहाँ पर पाई जाती है। और श्रोण मेखला जो है ये हमारी जांघें होती हैं, जांघों को जो है कमर वाली जो हड्डी होती है उससे जोड़ने का कार्य करती हैं। तो मेखला ये कनेक्टिंग हैं। अभी एक और रह जाती हैं, जो है ये क्या बोलते हैं उन्हें भाई, एक होती है भाई पीठ की हड्डियां, जो कशेरुक तंत्र की हड्डियां बोल देते हैं, कशेरुकी की जो बोल देते हैं, कशेरुक वाली जो कशेरुक हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 26 जो है कुल क्या होती हैं आपकी कशेरुक वाली हड्डियां, 26 होती हैं। तो अब जोड़िएगा तो मुझे लगता है 60 60 120 से, और 120, और इधर क्या हो जाएंगे, इधर 30 ये जोड़ लीजिएगा, 120 30 150 175, और ये 25 से 200, और 200 200, ये 6 ये हो जाएंगे, 206 जो है आपकी हड्डियां हो जाती हैं। अब आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, ग्रीवा को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। और जो ग्रीवा की हड्डियां होती हैं इन्हें जो है गर्दन की हड्डियां भी कहते हैं, और ये किसके अंतर्गत, कशेरुक के अंतर्गत आती हैं। तो गर्दन की हड्डियां या ग्रीवा हड्डियां, ये इंग्लिश के अंतर्गत इन्हें सर्वाइकल बोला जाता है। भाई स्पेलिंग पता नहीं इंग्लिश में, जो इन्हें सर्वाइकल सर्वाइकल बोन बोलते हैं, सर्वाइकल बोन। और इनकी संख्या जो टोटल होती है कितनी होती है, 7 होती है, ध्यान रखिएगा। अब इनको अगर और छोटे भागों में अगर तोड़ेंगे, तो सिर की हड्डियों के अंतर्गत देखिएगा, जो कपाल की हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, कपाल यानी कपाल की जो होती हैं 8 होती हैं। फिर जो है फेस, चेहरे की जो हड्डियां होती हैं, ये चेहरे की होती हैं, ये 14 होती हैं। और जो कान की होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। एक कान में 3 होती हैं, दूसरे कान में 3 होती हैं, तो 6 हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से हाथ में जो है और ज़्यादा तोड़ कर सकते हैं, जैसे पैर में आपकी जो है क्या हो जाएगी, फीमर, फीमर हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। और फिर टिबिया, पिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप और तोड़ करके इसे गहराई में देख सकते हैं। हड्डियों में पाया जाने वाला आपसे प्रोटीन पूछे तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नाम का प्रोटीन जो है आपके कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में देखने को मिल जाता है। आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथेराइजम नामक रोग हो जाता है। तो ये लेथेराइजम नामक रोग जो है ये खेसारी दाल के जो है सेवन करने से हो जाता है। किससे, खेसारी दाल के जो है सेवन करने से हो जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब दालों से संबंधित आपको कम से कम 4-5 फैक्ट जो है ध्यान रखना है, जो परीक्षा को लेकर के पूछे जाते हैं। तो आपसे जो पूछे कि शाकाहारियों के लिए जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, जो है दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। किसको, शाकाहारी जो होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, दालों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, जो दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है उसे प्रोलेमिन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोलेमिन्स कहा जाता है, प्रोलेमिन्स।
जो है दालों में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। फिर आपसे पूछे अगला प्रश्न कि जो दलहन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, उत्पादन में जो फर्स्ट किसका है, तब आप क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश जो है दलहन उत्पादन में पूरे भारत में किस नंबर पर है, प्रमुख जो है प्रथम नंबर पर स्थान आता है। एक प्रश्न और आता है कि जो दाल कुल के क्या होते हैं, जो दाल वाले क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं, क्या होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। एक जो और आपको ध्यान रखना है कि दलहन फसलें कौन कौन सी होती हैं, जो दाल से संबंधित फसलें हैं, ये प्रश्न भी आ जाता है भाई, सिंपल सा प्रश्न है हालांकि, जो खेती किसानी से संबंधित हैं। तो जैसे कि आपका चना हो जाएगा, इसी प्रकार से मूंग हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका अरहर हो जाएगा, इसी प्रकार से जो आपका मसूर हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका मटर हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका उड़द हो जाएगा। और क्या होती है भाई दाल, तो बहुत सी दाल हो सकती है, तो इतनी दाल आपको ध्यान रखना है। तो ये दलहन कुल की सभी फसलें कहलाएंगी। चलिए अब अगले प्रश्न की, जो दालों में रंग होता है ना, जो हर दाल में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार का रंग होता है, तो रंगों के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं वो दाल के रंग के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो हम पिछले ये प्रश्न कर चुके हैं। तो जो मॉम था, क्या मॉम, मॉम यानी कि इसका पूरा नाम है मार्स ऑफ मिशन। मार्स मतलब मंगल होता है, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो कई बार मोम लिख कर किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, मंगलयान ही जो है इसका मतलब होता है। तो इसे जो है भारत सरकार द्वारा कब छोड़ा गया था, 2013 में छोड़ा गया था। और वो PSLV कौन सा था, तो PSLV C-25 के माध्यम से छोड़ा गया था। और भारत जो है क्या बन गया था, प्रथम देश है जो पहली बार में, पहली बार में क्या हुआ था, मंगल की कक्षा में क्या हुआ था, पहली बार में जो है सफल होने वाला क्या है, भारत प्रथम देश है। मंगल की बात करते हैं थोड़ा सा। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह है, इसे मंगल ग्रह को जो क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहते हैं। ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के जो उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं, ध्यान रखिएगा। एक का नाम है आपका क्या, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है फोबोस, और एक का नाम है डीमोस। तो ये मंगल के जो है क्या है, ये दो उपग्रह हैं प्राकृतिक। और मंगल में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। और आप ध्यान रखेंगे जो 2000 का नोट था उसमें किसका चित्र बना हुआ था, ये मंगलयान का, जो भारत का मंगलयान मिशन है इसका चित्र बना हुआ था। 2000 का जो नोट था इसमें जो है चित्र किसका था, मंगलयान का ही चित्र था। तो इतनी बातें आपको क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है। तो अगली जो इनका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमने कब छोड़ा हुआ था, तो मंगलयान को जो है 2013 में छोड़ा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण को जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम कब पारित किया था। तो मैं जो है कुछ महत्वपूर्ण क्या लिखाता हूँ आपको, जो है अधिनियम यहाँ पर लिखा देता हूँ, जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, इनको किसी भी हालत में आपको रट लेना है। और ये अधिनियम किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है। किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, पहला ध्यान रखना है 1972 में ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है 1974 में ध्यान रखना है, फिर आपको जो ध्यान रखना है 1980 में ध्यान रखना है, फिर आपको जो ध्यान रखना है 1986 में ध्यान रखना है, फिर आपको जो ध्यान रखना है 1986 के बाद 1900 सॉरी 81 में कहा गया, एक जो है 1981 में भी आपको ध्यान रखना है 1981, फिर आपको ध्यान रखना है 2002 में। इतने अधिनियम जो है आपको किसी भी हालत में क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। आपसे 1972 में पूछे तो कौन सा अधिनियम आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1972 में। 1974 में लाया गया था, तो जल प्रदूषण के लिए जो है अधिनियम लाया गया था, जो कि आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1974 सही हो जाएगा। 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1981 में जो है वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो है अधिनियम लाया गया था, वायु प्रदूषण नियंत्रण
के लिए, और 2002 में जो है जैव विविधता अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? जैव विविधता विविधता संरक्षण के लिए जो है अधिनियम लाया गया था, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो ये आपको क्या कर लेना है, इसी प्रकार से याद करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की व्यापकता को नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्राथमिकता दी थी। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है वह कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला था जिसमें जो है फंडामेंटल राइट को किससे बड़ा माना था, जो डीपीएसपी हैं उनसे बड़ा माना हुआ था, यानी कि डीपीएसपी के ऊपर इन्हें जो है प्राथमिकता दी हुई थी, वह केस कौन सा है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट देखेंगे। वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। और इसके बाद वर्ष 1951 का समय था जब तमिलनाडु में क्या हो रहा था, आरक्षण था। तमिलनाडु में जो है आरक्षण था, और इस आरक्षण को जो है सरकार ने क्या कर दिया था, 9वीं अनुसूची में क्या कर दिया था, डाल दिया था। किसमें डाल दिया था? 9वीं अनुसूची में जो है डाल दिया था। और उस समय पर कानून था कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई थी, उसको सर्वोच्च न्यायालय जो है समीक्षा नहीं कर सकता था। इसी टाइम पर जो है चंपाकम चंपाकम दोराइजन नाम की एक लड़की है, और यह जो है जनरल कोटे से आती है। इसका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ नंबर से आरक्षण की वजह से रुक जाता है। रति जो है अनुच्छेद 15(1) का हवाला देते हुए, किसका? 15(1) का हवाला देते हुए अनुच्छेद 15(1) में लिखा हुआ है कि राज्य जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं भेदभाव करेगा? राज्य जो है जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर, निवास के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। इस लड़की ने कहा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कि सर, जातियों के नाम पर जो है आरक्षण दिया गया है, एक तरफ हमारे संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव नहीं करेगा, तो फिर आरक्षण क्यों दिया गया है? तो फिर तो ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान था। सरकार ने जो है क्या दिया था, अपना तर्क दिया था कि जो हम डीपीएसपी में बात लिखी हुई है आर्टिकल 39 के अंतर्गत, 38 में जो बात लिखी हुई है कि सरकार क्या करेगी, राज्य की जितनी भी संपत्ति होगी उसका इस प्रकार से प्रयास करेगी सभी लोगों तक जो है समान रूप से पहुंचे। तो हम उसके लिए, यानी कि डीपीएसपी का सरकार जो है हवाला दे रही थी, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि डीपीएसपी जो है ये इनकी प्रकृति कैसी है, न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इनका उल्लंघन होता है तो कोई इन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकता है। परंतु जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों की प्रकृति है, वो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में केस कर सकते हैं। इस लड़की ने जो है सर्वोच्च न्यायालय में केस किया हुआ है, तो फिर मौलिक अधिकारों को इसमें प्राथमिकता दी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये आरक्षण को जो है मान्यता नहीं दी हुई थी। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता नहीं दी थी। इसलिए कौन प्रभावी हो गया? ये जो है अनुच्छेद 15(1) प्रभावी हो गया, यानी कि इसको बड़ा माना गया। अनुच्छेद 15(1) किसका भाग है? मौलिक अधिकारों का भाग है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक है? 35 तक हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसका सही जवाब होगा क्या? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई-राजन 1951 के केस में जो है पहली बार ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था मौलिक अधिकार बड़े हैं किसकी तुलना में? फंडामेंटल राइट की। जो मिनर्वा मिल्स वाद है 1980 का, बहुत लड़ाई हो रही थी दोनों में कि मौलिक अधिकार बड़े हैं या डीपीएसपी बड़े हैं। तो इसमें क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने? इसमें कहा था कि दोनों, क्या? दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। क्या है? एक ही सिक्कों के जो है क्या है, दो पहलू हैं। यानी कि जिस प्रकार से एक गेट के दो दरवाजे होते हैं जिसमें से एक के अभाव में गेट बंद नहीं हो सकता, इसी प्रकार से दोनों ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए यहाँ बराबरी का दर्जा दिया हुआ था मिनर्वा मिल्स वाद में। केशवानंद वाद में जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि संघीय ढांचे का सिद्धांत जो है किस केस में निकल कर के आया था? संघीय ढांचा का सिद्धांत तो केशवानंद में था, और केशवानंद के मामले के बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का भाग है। क्या? प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ये किसमें कहा हुआ था? केशवानंद वाद में। हालांकि पहले जो है संविधान का भाग है, पहले जो है बेरूबारी वाद में ऐसा कह दिया था कि संविधान का वाद नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, ये जो बहुत महत्वपूर्ण वाद है, कभी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इसका निर्णय जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला द्वारा जो है इसका निर्णय दिया गया था।
और इसमें जो है अग्रगामी सिद्धांत दिया गया था। कभी अगर मुझे समय मिलता है तो मैं निश्चित रूप से ये इंदिरा गांधी और सर्वोच्च न्यायालय की जो है बहस किस प्रकार से कानूनी तौर पर होती है उसको समझाऊंगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 और एसडीजी 2 एसडीजी 9 में क्या दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे एक सिलेबस का हिस्सा है। यूनिट 7 में जो है एसडीजी दिया हुआ है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो मुझे लगता है सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मुझे 1 सेकंड का समय देंगे ताकि मैं यहाँ पर लिखने लायक थोड़ा सा जगह बना लूँ। आई होप आपको जो है चीज़ें दिख रही होंगी। मैं इस प्रकार से कर देता हूँ और आपको यहाँ समझाने के लिए जगह ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, हम जो है चीज़ों को समझते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। एसडीजी का मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बात करूं तो इसका मतलब होता है सतत विकास। क्या होता है, सतत विकास इसका मतलब होता है। एस मतलब सस्टेनेबल, डेवलपमेंट मतलब विकास, जी का मतलब होता है गोल, गोल यानी कि लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। तो अगर ये पता चल जाए सतत विकास लक्ष्य कितने हैं हमारे, तो कुल जो है 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं फ्रेंड्स, 17 लक्ष्य हैं। और बताया गया है कि 1 नंबर का लक्ष्य क्या है, 2 नंबर का लक्ष्य क्या है, 3 नंबर क्या है। तो यही पूछा गया है कि 1 नंबर में कौन सा लक्ष्य है, 2 नंबर में कौन सा लक्ष्य है और 9 नंबर में कौन सा लक्ष्य है। थोड़ी सी इसके इतिहास की ओर जाते हैं, इनकी पृष्ठभूमि इसकी देखते हैं। आप जानते हैं कि 1972 में क्या हुआ था, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम में जो है सम्मेलन होता है 5 जून 1972 को। कहो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया ने पर्यावरण का खूब ज़्यादा उपभोग किया। क्या किया, पर्यावरण को, प्रकृति का खूब नाश किया। पर्यावरण की प्रकृति ने जो पुनः लोगों का नाश करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि लोग इकट्ठे होकर के दुनिया की जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं वो 1972 में स्टॉकहोम में मिलती हैं और क्या करती हैं, सम्मेलन करती हैं। कहती हैं भाई विकास का कोई ऐसा तरीका बताओ कि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, मनुष्य भी बच सके। तो फिर इन्होंने कहा हमें तो पता नहीं भाई। तो फिर इस सम्मेलन में जो है यूएनओ है, जो विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी है, इसने 1983 में एक आयोग का गठन किया। क्या किया, एक आयोग का गठन किया। ठीक है। और आयोग ने क्या इस आयोग ने जो है अपनी 1989 में क्या दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या की, 1989 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट का जो नाम था, क्या नाम था भाई, क्या नाम था, ब्रिटलैंड आयोग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जो है ब्रिटलैंड आयोग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटलैंड आयोग कहा जाता है इसे। और ये जो ब्रिटलैंड थे ये कोई और नहीं थे, नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री थे जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पर है। तो ब्रिटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था फ्रेंड्स, आवर, ये रिपोर्ट पूछी जा चुकी है परीक्षाओं में। तो आवर कॉमन फ्यूचर जो है रिपोर्ट का नाम था। और इस रिपोर्ट में पहली बार बताया गया कि सतत विकास क्या होता है। क्या बताया गया, सतत विकास क्या होता है। और इसी रिपोर्ट में आयोग ने कहा था कि अगर दुनिया को बचना है तो हमें कौन सा विकास का तरीका अपनाना चाहिए, सतत विकास तरीका अपनाना चाहिए। कहो क्या होता है, एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, यानी कि वर्तमान की पीढ़ियां आराम से खा सकें और भविष्य की भी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जंगल और प्राकृतिक संसाधन बचा रहे। उदाहरण बताऊं क्या, एक तालाब है, इस तालाब में पानी भरा हुआ है। अगर आप चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके, धंधा करके जो है आप इस तालाब का पूरा पानी पी सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो आने वाली अगली पीढ़ियां होंगी तो वो तालाब में पानी ही नहीं पाएंगी, तो वो कैसे अपना विकास करेंगे, अर्थात उनका अंत निश्चित है। तो तालाब के पानी का ऐसा उपयोग कीजिए कि आप इतना हिस्सा यूज कर लीजिएगा, इतना अपनी आगामी पीढ़ियों के लिए छोड़ दीजिएगा। या फिर यूं कहूँ कि इस तालाब को आप फोर करके जो है बढ़िया से एक पक्का यहाँ पर मकान बनवा सकते हैं, होटल खोल सकते हैं। लेकिन ये तालाब खत्म हो जाएगा तो फिर आगे आने वाली पीढ़ियां जो है ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगी। तो विकास का वह तरीका जिसमें वर्तमान की पीढ़ी भी जो है अपना अच्छे से जीवन निर्वाह कर सके और भविष्य भी कर सके, भविष्य की पीढ़ियां भी, तो उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सतत विकास की अवधारणा पहली बार कब जन्म ली थी, 1989 में। और उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि ब्रिटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी और स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ये आई हुई थी। अब
कहा भाई चलो ठीक है, हम सतत विकास करना चाहते हैं तो हमें बताओ क्या करना होगा। तो फिर 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उन्हीं में से आपसे एमपीपीएससी पूछा गया कि पहले नंबर का लक्ष्य क्या है, दूसरे नंबर का लक्ष्य क्या है और तीसरे 9वें नंबर का लक्ष्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा पहले नंबर का जो लक्ष्य है कि कोई गरीबी नहीं होगी, पहले गरीबी को समाप्त करेंगे, दूसरे नंबर का भुखमरी को समाप्त करेंगे, जो 9वें नंबर का लक्ष्य है उद्योग और नवाचार बुनियादी ढांचा को समाप्त करेंगे। तो लगातार आप जो है जुड़े रहिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप बीच बीच में जुड़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब अगला क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं वहाँ पर सीधे आपको जो है मैं 17 के 17 लक्ष्य करवा दूंगा। ये मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बार वही पॉसिबल नहीं है, अन्यथा एक क्लास में जो है बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी एक टॉपिक को समझाने में। तो आप इस बात को समझिएगा कि डेली जो है कंटिन्यू रूप से जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुनाव आयुक्तों के संबंध में सही नहीं है। देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है। कौन सा है? अनुच्छेद 324 है और इसमें कहा गया है कि एक क्या होगा, चुनाव आयोग होगा। क्या होगा? भारत में क्या होगा? एक चुनाव आयोग होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 324 में जो है ये बात कही गई है। ठीक है, कहो भाई किस लिए होगा ये चुनाव आयोग? तो आपसे जो है जितने भी क्या होते हैं विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, किसके चुनाव? राष्ट्रपति के, और उपराष्ट्रपति के, किसके? वाइस प्रेसिडेंट्स के चुनाव। ये जो सभी चुनाव जो है करवाए जाते हैं, इन सभी चुनाव को करवाने के लिए क्या होगा? केंद्रीय चुनाव आयोग होगा, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। इस आयोग में ध्यान रखिएगा क्या होता है, एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। क्या होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, प्लस दो जो क्या होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? दो जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन सभी का जो है कार्यकाल बराबर होता है दोनों का, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। सभी शक्तियां बराबर की होती हैं, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जब हटाने की बात आती है, किसकी हटाने की बात आती है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है सर्वोच्च न्यायालय के समान हटाया जाएगा, जैसे एक न्यायाधीश को हटाते हैं। जब अन्य दो इनको हटाने की बात आएगी तो मुख्य इसकी सलाह पर, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वर्तमान में जो है आपसे पूछे कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप क्या बताएंगे? ज्ञानेश कुमार जो है वर्तमान में क्या है आपके चुनाव आयुक्त है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ज्ञानेश कुमार कौन है? वर्तमान में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामला विधि आयोग द्वारा सॉल्व किया जाएगा। क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है। देखिएगा, मामला विधि आयोग में जाएगा, ये बात मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि मामला सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाता है। लेकिन देखते हैं, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता, ये बात सही है। तो जो चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी कि जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनको किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की समान शक्तियां होती हैं, तो ये भी बात आपकी सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ जो विधि आयोग दिया है, तो इसका जो है ये समाधान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, ना कि विधि आयोग द्वारा किया जाता है। ये बात आपकी गलत लिखी हुई है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजलेट्स के द्वारा कौन सा घटक दर्शाया जाता है? तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स, इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, तो इसमें जो है मुख्यतः हमें दो घटक देखने को मिल जाते हैं। कितने घटक? दो घटक देखने को मिल जाते हैं। एक जो है आपके लिविंग देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे लिविंग कह दीजिएगा, या जैविक घटक कह दीजिएगा, या बायोटिक कंपोनेंट कह दीजिएगा। मैं क्या उड़ा रही हूँ, एक है आपका जैविक घटक, एक है आपका जैविक घटक, और एक है आपका अजैविक घटक। तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ये दो हो जाएंगे। जैविक घटक में आप जानते हैं क्या होता है? उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। एक क्या होता है? उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता होता है। और एक क्या होता है आपका? अपघटक होता है। क्या होता है? अपघटक होता है।
और जो अजैविक घटक होते हैं इसमें जो है आपकी वायु आ जाती है, क्या आ जाता है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश आ जाता है, इसमें जो है मृदाएँ आ जाती है, इसमें जो है जल आ जाता है। और इन्हीं दोनों की क्या है आपस में अंतर क्रिया ही क्या कहलाती है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। उत्पादक कौन होते हैं, हरे पादप होते हैं, हरे पौधे होते हैं, हरे पादप जो क्या होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जो हरे पादपों को खाने वाले होते हैं, जैसे कि गाय हो जाएगी, हिरण हो जाएगा, गाय हो जाएगी और हिरण हो जाएगा, और भी हो सकते हैं जो उपभोग करते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। अब घटक में क्या होते हैं, आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। इसमें जो है बैक्टीरिया भी आते हैं और कवक भी आते हैं, इसमें बैक्टीरिया और कवक दोनों आते हैं। प्रश्न क्या पूछता है, कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं, किस घटक द्वारा, तो आप क्या बताएंगे, आप घटक बताएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता कब होती है। तो ये प्रश्न आपका संविधान संशोधन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में क्या बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, संविधान संशोधन की बात करते हैं। देखिए संविधान में संशोधन जो 3 प्रकार से हो सकता है, लेकिन मैं अनुच्छेद 368 के अनुसार बात कर रहा हूँ। 368 के अनुसार जो है संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक कैसे होता है, विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से। और एक क्या होता है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। क्या, आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन, ठीक है। तो अगर आप अभी ये नहीं जानते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है, अद्वितीय बहुमत क्या होता है, और तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा, बहुमत क्या होता है, ये बेसिक जो है चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि आप जो है सिलेक्शन वाली क्लास पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिहाज वाली चीज़ों में से बेसिक चीज़ें बताना इतना स्पेस नहीं है मेरे पास में, थोड़ा सा संभव भी नहीं है कि हर बार जो है बेसिक चीज़ें बताई जाएँ, या फिर बताते भी हैं भाई, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जैसे अब यहाँ पर वो बताएँगे 6-7 प्रकार के बहुमत होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही जो है आपका यहाँ जगह जो है फुल हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बताएँगे वो भी, जहाँ मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाना ज़रूरी है, लेकिन इतने में समझ में आएगा आपका। विशेष बहुमत से अगर संविधान में संशोधन करना है, तो ये किसके अनुसार बता रहा हूँ, अनुच्छेद, कोई भी पूछे ना कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तब आप बताइएगा 3 प्रकार से, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कौन-कौन से, एक जो है विशेष बहुमत से संशोधन होगा, इसका मतलब है कि 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत प्लस सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनके उपस्थित और मतदान का बहुमत, ठीक है। ये शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष बहुमत का मतलब साधारण सा समझिएगा, ये रहने दीजिएगा। तो आपका विशेष बहुमत और आधे राज्यों का, तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद बस संशोधन नहीं कर सकती, उसमें राज्यों की भी समर्थन की आवश्यकता होती है। उन्हें कौन से प्रावधान कहते हैं, अगर संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन करना है, संघीय ढांचे में परिवर्तन करना है, संघीय ढांचे का मतलब ऐसा है कि ऐसा परिवर्तन जो राज्यों और केंद्र सरकार दोनों में परिवर्तन होता है, उसमें क्या होती है कि विशेष प्रकार के बहुमत और आधे राज्यों की आवश्यकता होती है, तभी संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे संशोधन कौन कौन से हैं, तो अगर आप ऐसे संशोधन की मैं बात करूँ कि वो कौन से हैं प्रावधान, तो आप देखेंगे, अगर आप राष्ट्रपति संबंधी आर्टिकल देखेंगे, यानी कि अनुच्छेद 54 में अगर संशोधन करना चाहते हैं, अगर आप अनुच्छेद 55 में संशोधन करना चाहते हैं, अगर आप अनुच्छेद 73 में संशोधन करना चाहते हैं, और अगर आप अनुच्छेद 162 में संशोधन करना चाहते हैं, और अगर आप 7वीं अनुसूची में संशोधन करना चाहते हैं, 7वीं जो शेड्यूल है उसमें संशोधन करना चाहते हैं, अगर आप इतनी चीज़ों में संशोधन करना चाहते हैं, तब आपको जो है किसकी आवश्यकता होगी, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी स्थिति में जो है हमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आप अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करना चाहते हैं, इसके अलावा अभी और भी इसमें प्रावधान है, संसदीय प्रतिनिधित्व, संसदीय प्रतिनिधित्व मतलब कि प्रत्येक राज्य से कितने संसद होंगे, इसमें अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, और
अगर आप जो है भाग 4 में परिवर्तन करना चाहते हैं, भाग 5 के अंतर्गत जो अध्याय 4 है उसमें परिवर्तन करते हैं, भाग 6 के अंतर्गत जो अध्याय 5 है उसमें परिवर्तन करते हैं, और जो आप विधायी संबंधों में परिवर्तन करते हैं, किसमें? विधायी संबंधों में, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में जो विधायी संबंध है, इतनी चीजों में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं संविधान में, तो आपको विशेष प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी। आपको क्या करना है, कुछ डिटेल में चीजों को जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बताइएगा कि इसमें क्या कहता है, संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की आवश्यकता होगी। तो अनुच्छेद 53 तो हमने इसमें कहीं नहीं पढ़ा, तो इसमें जो इसकी आवश्यकता नहीं है। और 54, 55, 73, 162, 241 दिया हुआ है क्या? 241 संसदीय प्रतिनिधित्व है, तो इसमें जो है आपका अनुच्छेद 239 में, जस्ट मिनट देखिएगा, क्वेश्चन लगता है क्या, 279 में शायद जीएसटी संबंधी प्रावधान है। एक मिनट का जो है हमें समय दीजिएगा, हम चेक करके जो इसको देखते हैं, ताकि चीजें जो है क्लियरिटी बनी रहे। संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा का जनसंख्या अनुच्छेद 53। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 279 ए है ना, इसमें जो है जीएसटी संबंधी प्रावधान किए गए हैं। किससे संबंधित? जीएसटी संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और अगर जीएसटी संबंधी प्रावधानों में अगर आप क्या करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, जैसे कि क्योंकि जीएसटी में क्या होता है, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी होता है, तो ये चूंकि संघीय से संबंधित मामला है, तो इसमें संशोधन करने के लिए जो है आधे राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए, जो है इस प्रश्न को अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, थोड़ी सी अगली बार क्वेश्चन आएगा, थोड़े से और इसे डिटेल में जो है हम समझेंगे, ताकि चीज़ें जो है हमारी क्लियरिटी के साथ में बनी रहें। ठीक है, अगली प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आपसे कोई पूछे महाभियोग क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रपति को जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति के जो है हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। और भारत के संविधान में यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा। वो प्रक्रिया क्या होगी? वो प्रक्रिया क्या होगी? इस प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 61 में है। किसमें है? प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 61 में है। और यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि सबसे पहले जो है संसद में जो क्या लाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं, यह प्रस्ताव आप लोकसभा में भी ला सकते हैं। अगर संसद के दोनों सदन, क्या दोनों सदन इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो ये जो है कहता है कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो आपका अनुच्छेद जो है इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 बताता है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। और ये आपके 62 और 63 जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल के लिए योग्यता क्या है? तो आपसे कोई पूछे कि सर ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है, इसे जो है एजी कहा जाता है, शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एजी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल। और इसे जो है आप महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। और इसका से संबंधित आपसे पूछे पहली बात, ये कौन है? तो मैं शुद्ध भाषा में कहूँ, जो सरकार का वकील होता है, क्या होता है? सरकार का जो वकील होता है उसे क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कहा जाता है। यानी कि अगर सरकार का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है, राज्यों से लड़ाई होती है, या सरकार सरकार आपस में भिड़ती है, तो ऐसे केस में जो है सरकार का प्रतिनिधित्व महान्यायवादी करता होता है।
राज्यों में यह महाधिवक्ता होता है। इसका प्रावधान क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है, अनुच्छेद 76 में इसका क्या है, प्रावधान है। इसकी नियुक्ति ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है। और यह कब तक पद पर बना रहेगा, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है। अगर हटाने की बात आती है तब भी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। योग्यता क्या होती है व्यक्ति बनने के लिए, जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए, जो है किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का वकील होना चाहिए। या यूं कहें कि अगर आप हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता रखते हैं तब आप महान्यायवादी बन सकते हैं। आपसे पूछे कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो आप क्या बताएंगे कि शीतलवाड़ जो थे, MC शीतलवाड़, ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। फिर आपसे पूछे कि वर्तमान में जो है भारत के महान्यायवादी कौन है, तब आप क्या बताएंगे, जो R वेंकट रमणी है, R वेंकट रमणी साहब हैं, ये वर्तमान में क्या है, महान्यायवादी हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए उच्च न्यायालय कहा हुआ है तो उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। 7 वर्षों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनने के लिए वह व्यक्ति योग्य है तो क्या बन सकता है, वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। KM मुंशी का संबंध किस समिति से है, तो आप जानते हैं कि एक समिति थी संविधान सभा में जिसका नाम था प्रारूप समिति। कौन सी समिति, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का गठन पूछे आपसे कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा 30 अगस्त के दिन जो है, 30 अगस्त 1947 को जो है भीमराव जी इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था, 30 अगस्त को अध्यक्ष बने थे। इसमें अगर बात करें अध्यक्ष भीमराव जी हो जाएंगे। कुल जो सदस्य थे इसमें जो है, सदस्य जो थे, एक अध्यक्ष था और कुल 6 सदस्य थे। और इन्हीं 6 सदस्यों में जो है के एम मुंशी जो है एक सदस्य थे। और इसमें अगर बात करें कौन सदस्य था, इसमें एक जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है इसके एक सदस्य थे। अल्लादी के अय्यर में लिख देता हूँ, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये मद्रास से जो है इसके सदस्य थे। और के एम मुंशी साहब जो थे, ये के एम मुंशी, ये बम्बई से जो है इसके सदस्य बने हुए थे। बम्बई निर्वाचन क्षेत्र था इनका, इनका मद्रास था। इसी प्रकार से जो है एक गोपाला स्वामी अयंगर थे, गोपाला स्वामी अयंगर थे, ये भी जो है मद्रास से ही जो है सदस्य बने हुए थे, मद्रास से ही। तो एक सदस्य ये हो जाएंगे, दूसरे ये हो जाएंगे, तीसरे ये हो जाएंगे। और मैं चौथे सदस्य की बात करूँ, चौथे सदस्य जो है इसमें मोहम्मद सादुल्ला साहब थे। कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला साहब थे। और यह जो है असम से सदस्य बने हुए थे। और इसमें पांचवें सदस्य के रूप में DP खेतान थे, DP खेतान थे। और सॉरी पांचवें हो जाएंगे। और छठवें सदस्य जो हो जाएंगे, इसमें एक और थे भाई, DP खेतान और BR मित्तल मित्तल करके थे जो एक सदस्य, हालांकि हट गए थे बाद में, इनकी जगह पर दूसरे थे। 6 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य थे के एम मुंशी। तो प्रारूप समिति है क्या ऑप्शन में, ये है। तो आपका बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत क्या करता है, आपातकाल की घोषणा करता है। देखिए जब हम बात करते हैं किसकी, आपातकाल की बात करते हैं, यानी कि इमरजेंसी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा भारत में 3 प्रकार से इमरजेंसी जो है, आपातकालीन की शक्ति किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। देखिएगा 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक जो है अनुच्छेद 352 में है, एक आपका अनुच्छेद 356 में है, एक आपका 360 में है। तो आपसे पूछे जो 352 में है उसे क्या कहते हैं, तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। 352 में जो है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। 360 में जो है उसे क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल। 352 के तहत आपातकाल जो घोषणा करता है, इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है, तो भारत की जो है राष्ट्रपति द्वारा जिसकी घोषणा की जाती है। यह घोषणा जो है अपनी मर्जी से नहीं करता है, इसके लिए जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश की आवश्यकता होती है। मंत्रिमंडल की सिफारिश की आवश्यकता होती है। मंत्रिमंडल जब क्या करेगी, लिखित में सिफारिश करेगी, तभी जो है वह घोषणा करेगा राष्ट्रपति। दरअसल यह भी कहानी जो बड़ी है, बहुत बड़ी कहानी है कि मंत्रिमंडल शब्द जो है संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं था कि भारत में इमरजेंसी जो है, ये आपातकाल है, 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। या पर कहीं पर क्या कर दे, कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है,
या भारत ही जो है किसी दूसरे देश के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है, या फिर जो है देश के अंदर जो क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो इन कारणों से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद कहेगी कि राष्ट्रपति जी से कि आप आपातकाल की घोषणा कर दीजिएगा, तो घोषणा कर देती है। 352 में ऐसा लिखा हुआ है। परंतु 1975 जब भारत में तीसरी बार आपातकाल लगा था, कब, 1975 में, तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और उनका जो है रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मतलब हाई कोर्ट जो था वहाँ उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसने इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने जो है देश में क्या कर दिया, सुबह उठी और फोन लगाया किसका, फखरुद्दीन अली अहमद जो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, कि भाई साहब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दो। उन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में जो है सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जो लोग इंदिरा गांधी पर जो है आवाज उठा रहे थे, क्रांति कर रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण वगैरह लोग थे, ऐसे मुरारजी देसाई, तो फिर उन्हें क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो मौलिक अधिकार उस टाइम पर खत्म हो जाते हैं। तो ये कहानी थी। तो फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया संविधान में, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और इसमें लिखवाया गया कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल की घोषणा करेगा। वो भी कैसी सिफारिश है, लिखित सिफारिश की घोषणा की गई। तो ये जो है मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल होगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति और विश्लेषण संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के जो है, क्या हुआ भाई, भोपाल में जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे आपसे प्रशासनिक भवन के बारे में पूछे, जैसे एक जो है आपका वल्लभ भवन को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। वल्लभ है, वल्लभ गलत लिखा हुआ है क्या, तो वल्लभ भवन को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है आपसे। वल्लभ भवन, वल्लभ भवन को लेकर के, ये भी आपका भोपाल में है। आपसे पूछे कि पर्यावास भवन कहाँ पर है, पर्यावास भवन, ये भी आपका जो है भोपाल में ही है, पर्यावास भवन। फिर आपसे पूछे कि पर्यावास भवन, और आपसे प्रश्न पूछे जो ग्वालियर बिल्डिंग है, ग्वालियर भवन है, क्या नाम है, ग्वालियर, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर बिल्डिंग या ग्वालियर भवन, कुछ ऐसा भी प्रश्न आ जाए। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका, ये इंदौर में स्थित है, एमपीपीएससी के मुख्यालय का नाम है। पर्यावास जो भवन है, यह भोपाल में स्थित है, जो मानव अधिकार आयोग है उसका मुख्यालय है। और वल्लभ भवन जो है मध्य प्रदेश का, यानी कि सरकार जो है उसका क्या है, सचिवालय है। और यह भी आपका कहाँ स्थित है, भोपाल में ही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये क्या हो गया भाई, चलिए देखिएगा, जो ये प्रश्न है हमारा राज्य के महाधिवक्ता को लेकर के है, किसको लेकर के है, महाधिवक्ता को लेकर के हमसे जो है प्रश्न पूछा गया है, राज्य महाधिवक्ता को लेकर के। तो जिस प्रकार से महान्यायवादी क्या होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है, उसी प्रकार से जो है राज्य सरकार का जो वकील होता है, राज्य सरकार का, राज्य जो सरकार होती है उसका जो वकील होता है उसे क्या कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति महाधिवक्ता बनना चाहता है, तो हाई कोर्ट का अगर आप जज बनने की योग्यता रखते हैं तो आप महाधिवक्ता बन सकते हैं। और इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में जो है महाधिवक्ता का प्रावधान है। और इसका कार्य क्या होगा कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनका जो है हाई कोर्ट ने प्रतिनिधित्व करना। वर्तमान में जो प्रथम आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन थे, तो एम अधिकारी जो है ये प्रथम महाधिवक्ता थे मध्य प्रदेश के। फिर पूछे कि वर्तमान में कौन है, ये भी बता दीजिएगा। तो वर्तमान में जो महाधिवक्ता है वो है प्रशांत सिंह, जो है वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के क्या है, महाधिवक्ता हैं। चलिए अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अधिवक्ता मंत्रिमंडल की मर्जी पर पद पर रहता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि यह जिस प्रकार से वहाँ राष्ट्रपति की मंत्री पर जो है पद पर रहता था, वैसे ही जो है ये यहाँ राज्यपाल की मर्जी पर जो है ये पद पर बना रहता है। पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि राज्य का जो अधिवक्ता होता सरकार का कानूनी सलाह देता है, तो ये आप आपका बात सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब, केवल जो है एक सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आज के जो है, चलिए मुझे बोरिंग सा लग रहा है। 20 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियों की सूची कौन सी अनुसूची में दी गई है। तो ध्यान से देखिएगा, चीजें जो है पंचायतों संबंधी जब बात आई हुई है तो देखिएगा,
हमने क्या किया था, 73वां संविधान संशोधन किया था संविधान में। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संशोधन। और ये कब किया गया था? 1992 में। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। और संवैधानिक मान्यता कहाँ दी गई थी? तो भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। वो कौन सा? भाग 9 जो है जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत जो है कुल कितने, भाग 9 के अंतर्गत जो है संविधान में 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, जिनमें पंचायतों का वर्णन किया गया था। फिर इसके जो है कुल कितने कार्य होते हैं पंचायतों के, जो है कुल ध्यान रखिएगा 29 कार्य निर्धारित किए गए थे। कितने कार्य? 29 कार्य निर्धारित किए गए थे। और ये 29 कार्य कहाँ पर लिखे हुए हैं? तो इसी संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस 11वीं अनुसूची में जो है 29 कार्य लिखे हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियों की, यानी कि शक्तियां या कार्य की सूची कौन सी अनुसूची में दी गई है? तो अभी हमने देखा 11वीं अनुसूची। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, भिम्मा जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है? देखिएगा, तो ये एक निश्चित रूप से कठिन स्तर का प्रश्न है। अगर मैं मध्य प्रदेश के इस प्रकार से आपके सामने जो है मानचित्र बनाऊं और जनजातियों के भौगोलिक वितरण को आपको जो है कुछ बताने का प्रयास करूं, ठीक है। तो ये मानिएगा मध्य प्रदेश का मानचित्र है। और सामान्यतः है आप देखेंगे तो जनजातीय वितरण में जो है एक क्षेत्र आपका ये वाला क्षेत्र है, ये वाला एक क्षेत्र है। एक क्षेत्र जो है आपका ये वाला क्षेत्र है। और एक क्षेत्र जो है आपका ये वाला क्षेत्र है। और एक ये वाला क्षेत्र है। ये जनजातीय जो है, यहाँ पर जो है जनजातियों का वितरण सामान्यतः इसी प्रकार से किया जाता है। ये वाला क्षेत्र है जिसे पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से भील जनजाति हमें देखने को मिलती है। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति? भील जनजाति। जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर हमें मुख्यतः कोरकू जनजाति देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है हमें भारिया जनजाति देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो है गोंड जनजाति देखने को मिलती है। तो गोंड जो है आपकी पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र दोनों में पड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें कौन कौन सी जनजातियाँ, जैसे पनिका जनजाति है, और कोल है, कोल जनजाति है, और आपकी प्रधान कहता हूँ भाई, प्रधान नहीं, पारधी जनजाति है। ये जो है आपकी पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। बैगा भी जो है यहीं पर देखने को मिल जाती है। ये जो है पूर्वी क्षेत्र में, गोंड मध्य क्षेत्र में, बैगा भी आपकी मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। बताइएगा, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही जगह पर लोग रहें। तो लगभग मोस्ट ऑफ जनसंख्या के आधार पर देखा जाता है। और यहाँ पर जो जनसंख्या मिलती है मुख्यतः सहारिया जनजाति जो ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। छतरपुर पन्ना में जो है आपकी एक खैरवार जनजाति देखने को मिलती है, जो कत्था बनाने का कार्य करती है। खैरवार और सौर जनजाति जो है देखने को मिलती है छतरपुर पन्ना में, बुंदेलखंड वाले रीजन। तो इतनी जनजातियां हैं, ये मुख्य विवरण है। अब ये जो है पूछा गया है तो बहुत कठिन प्रश्न है आपका, ये जो है मुझे नहीं पता था। ये बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। बहुत सी जनजातियां हैं, हर एक का एक निश्चित निवास स्थान जानना संभव नहीं है। तो जो है बैतूल छिंदवाड़ा जो है आपका इसका सही जवाब है। बाकी जो है आप ये जनजातियां ध्यान रखिएगा, बेसिक सा प्रश्न इन्हीं से बनेगा। बाकी जब वो ऐसे, ये ऐसा प्रश्न था जो किसी को पता नहीं था, तो ऐसे प्रश्नों के पीछे मत घूमिएगा। ऐसे दो चार प्रश्न होते हैं हर पेपर में, तो उनको ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। मांडवार त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये त्योहार अभी जनजातियों के त्योहार है। एक तरीका है कि भाई इनको रट लो या फिर समझने के लिए टाइम दो। चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। मांडवार त्योहार जो है, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, मांडवार जो है ये मांडव, मांडव मंडप से बना हुआ शब्द है। किससे? मंडप से बना हुआ शब्द है। और यह जो है विवाह के समय पर किया जाने वाला एक जो है त्योहार है। और यह जो है कब किया जाता है? ये चैत्र माह में जो है सामान्यतः आयोजित किया जाता है, जब विवाह विवाह जो है शगुन बनते होते हैं उस टाइम पर। और यह जो है मुख्यतः गौंड जनजाति में प्रचलित है। तो गौंड जनजाति कुछ और महत्वपूर्ण पर्व देख लेते हैं। मांडवार त्योहार देखिए। गौंड जनजाति के और महत्वपूर्ण पर्व देखेंगे तो एक उत्सव है जिसका नाम है मड़ई उत्सव। क्या नाम है? मड़ई उत्सव। तो आपसे पूछे मड़ई उत्सव किस जनजाति में प्रचलित है? तो मड़ई उत्सव भी आपका गोंड जनजाति में ही प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। और मड़ई उत्सव में क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। यह जो है फसलों के आगमन पर जो है मनाया जाता है। जब फसल जो है मतलब आती हैं, मतलब आने का टाइम हो जाता है, तो ये खुशियों के लिए मनाया जाता है। फसल के आगमन पर जो है एक प्रकार की खुशी व्यक्त करने के लिए मनाते हैं। जो गौंड जनजाति के लोग हैं इसमें बढ़िया खुशी से मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं।
तो ये मड़ई उत्सव होता है, गौंड जनजाति का है। दूसरा इसमें जो पर्व पूछे, गौंड जनजाति में एक लारू काज उत्सव होता है। कौन सा उत्सव? लारू काज। लारू काज उत्सव किस जनजाति में मनाया जाता है? गौंड जनजाति में। और यह जो त्योहार है, ये गौंड लोग जो हैं ये भगवान अपने नारायण देव के सम्मान में मनाते हैं। किसके? नारायण देव के सम्मान में। और इसमें जो है पहले सुअर जो होता है, सुअर का विवाह करवाया जाता है। पहले इसका क्या होता है? विवाह होता है, और फिर जो बाद में इसकी बलि दे दी जाती है। तो बलि देने से पहले विवाह होता है। आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, लारू काज के बाद जो मतलब और गौंड जनजाति में उत्सव होता है, एक नवाखानी उत्सव होता है। कौन सा उत्सव? नवाखानी उत्सव। ये भी गौंड जनजाति में ही होता है। नवाखानी उत्सव ये गौंड जनजाति में होता है। और यह जो है किससे संबंधित है? ये जो है धान की फसल से संबंधित उत्सव है। किससे है? जब धान की जो फसल होती है उसमें क्या जाती है, बाली आ जाती है, यानी कि वो फरने लगती है, उत्पादन का टाइम आ जाता है। तो गौंड लोग क्या करते हैं, एक दिन ये त्योहार मनाते हैं। जब ये फसल आ जाती है, मतलब बाली पड़ जाती है, तो फिर सभी लोग उस दिन घर में चावल बनाते हैं और अपनी जो कुल देवी होती है उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अगले त्योहार की अगर बात करें, तो एक जो होता है आपका बिदरी पर्व होता है। गौंड जनजाति में ही मनाया जाता है बिदरी, बिदरी पर्व। और यह जो है बादल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिदरी शब्द जो है बादल, हमारे यहाँ पर कहते हैं बादल, तो बादल से संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं वर्षा के लिए किया जाने वाला त्योहार है। और इसमें क्या करते हैं, जब मतलब खरीफ की फसल बोने का समय होता है, तो उसके बोने से पहले सभी लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बीज जो है घर से लाते हैं। और फिर यहाँ पर जो है मुर्गा की एक बलि दी जाती है। और फिर ये मुर्गा खा कर के लोग जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में यहाँ से बीज ले जाते हैं। और कामना करते हैं कि अच्छी जो ये बीज को हम बोएंगे तो क्या होगा, अच्छी फसल होगी। तो इसलिए ये बीज बोते हैं जाकर के, मतलब खेतों में अपने बो देते हैं। तो ये बिदरी पर्व है। पांचवें नंबर का त्योहार है, इसी प्रकार से जो है बकबंधी त्योहार है। बकबंधी, बक का मतलब है बंधन, और बंधी का मतलब होता है बांधना। तो बकबंधी त्योहार जो है, इसमें जो है जो बैगा जनजाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गौंड जनजाति के लोगों को पलाश वृक्ष की जड़ों को कूट करके हल्दी में लपेट करके जो क्या करते हैं, बांधते हैं। रक्षाबंधन जैसा त्योहार है। बाद में ये गौंड लोग इस बंधन को धरती में गाड़ देते हैं। तो धरती से जो रक्षाबंधन मनाया जाता है, ऐसा कुछ पर्व है। छठवें नंबर का पर्व है, बहुत से बार पर्व है भाई, हर ढीली। हर ढीली पर्व भी जो है गौंड जनजाति में मनाया जाता है। हर ढीली, इसका मतलब होता है हर, मतलब जिससे जुताई की जाती है उसको खत्म करना। यानी कि जब खेती बो जाती है तो फिर हर को ढील दिया जाता है। तो बैलों को आराम करने के लिए ये त्योहार जो है गौंड जनजाति मनाते हैं। और इसी प्रकार से छेरता पर्व है एक जो है गौंड जनजाति में। और छेरता पर्व जो है यह है बच्चों द्वारा मनाया जाता है। इसमें ये बांस की एक लाठी लेकर के जमीन में ऐसी लाइन खिंचाते जाते हैं, और सभी लोग स्टोली बना करके, मतलब एक झुंड बना करके उसके पीछे आते हैं और बोलते जाते हैं छेरता छरेता छेरता छरेता, ऐसे। तो ये छेरता पर्व भी है। और 8 नंबर का एक जो घैला पर्व भी इसमें मनाया जाता है, घैला पर्व। तो जो अक्ति के समय पर आपके यहाँ पर मनाते हैं, जैसे अखातीज भी कहते हैं, अक्षय तृतीया भी कहते हैं, घड़ा भरे जाते हैं, वैसा ही पर्व है। ये सभी के सभी गौंड जनजाति के त्योहार हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, महानायक टांट्या मामा किस जाति से संबंधित हैं? तो कल ही इसका भी सॉल्यूशन हमने किया हुआ था। तो ये भील जनजाति से संबंधित है। और 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को जो है धज्जियां उड़ाई थी। और इन्होंने जो है, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं, रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। और जो है चलिए, गौंड जनजाति में जो है रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? आपको ध्यान रखना है, ये गौंड जनजाति से संबंधित थी। राजा संग्राम शाह भी किससे थे? इसी से संबंधित थे। रानी दुर्गावती जो है संग्राम शाह की बहू थी। और जो है आपने शंकर शाह और रघुनाथ शाह का नाम पढ़ा था। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है जबलपुर से किया हुआ था, जबलपुर से। तो ये हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से संबंधित थे? तो ये जो है भिलाला जनजाति से संबंधित थे। और टांट्या भील के ही कहीं ना कहीं ये संबंधी थे। और 1857 की क्रांति में इन्होंने टांट्या भील का क्या किया था, सहयोग किया था। बैगा जनजाति में जो है कोई
कोरकू जनजाति में अच्छा आप नाम जानते हैं गंजन सिंह कोरकू का, हमने काल नाम पढ़ा था गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू। और इन्होंने जो क्या किया था 1930 में जो है बैतूल जिले में कौन सा सत्याग्रह किया था, इन्होंने जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह किया हुआ था, कौन सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह जो है किसने किया हुआ था, गंजन सिंह कोरकू ने किया हुआ था। और चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे। तो देखिएगा स्वर्गीय श्री, ये प्रश्न भी हम कर चुके थे कल, तो रिपीट होते हैं भाई साहब, देखना कितने भी प्रश्न होंगे अधिकांश जो है 50% से ज़्यादा प्रश्न रिपीटेड मिलेंगे आपको, जो हमने क्योंकि इतने डिटेल में करवा दिए हैं। तो स्वर्गीय श्री बादल भोई ये कहाँ के थे, आप जानते हैं यह जो है छिंदवाड़ा जिले के थे, बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के थे। और यह जो है 1921 में जो है महात्मा गांधी गांधी जी के वक्तव्य से क्या हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे, तो बाद में इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन में क्या लिया, भाग लिया। कौन से आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग लिया क्रांति के रूप में। और बाद में जो है इनके महत्व को सरकार ने समझा, तो 1946 में जो है सॉरी 1954 में जो संग्रहालय जो बनाया गया था छिंदवाड़ा जिले में, तो उस संग्रहालय को जो है 1975 में 75 में जो है राज्य का दर्जा दिया गया। और 1977 में, कब, 1977 में जो है बादल भोई के जो है नाम पर क्या कर दिया गया, उस संग्रहालय का नामकरण कर दिया गया। तो कई बार पूछ लेता है कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, उनके सम्मान में इसका नामकरण किया गया था। तो कौन थे ये, समाज सेवी तो नहीं थे भाई, संगीतकार भी नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये 25 प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं। आई होप आपको जो है चीज़ें पसंद आई होंगी। अब ने जो थोड़ा सा सोच रहा था भाई कि जो है साइंस के क्वेश्चन जो है रात में डिस्कस से करना चाहिए हमें, जो है आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के ये पेपर जो है आपके आ रहे हैं, और जो है तो साइंस की जो है एक क्लास करवाने के लिए सोच रहा था कि शाम के जो उसकी एक क्लास हो जाए और सुबह ही उसका टेस्ट हो जाए। तो मैं देखो प्लान करता हूँ, अगर बनता है तो लाइव जो है उसे 8 बजे करेंगे। हालांकि इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि भाई समय लगता है कंटेंट तैयार करने में, वो करने में, डिटेल में बनाने में, और पढ़ाने से पहले पढ़ाना होता है। आपको शायद अगर कोई शिक्षक ऐसे पढ़ा देता है बिना पढ़े हुए, तो ऐसा शिक्षक वास्तविक शिक्षक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक चीज़ पढ़ाने से पहले शिक्षक को जो है बहुत गहराई में जो है पढ़ना होता है, ताकि जो है चीज़ों को हो सके जितना आसानी से प्रस्तुत कर सके। तो हर शिक्षक को मैं कहता हूँ कि पढ़ाने से पहले पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो 1 घंटे क्लास लेने के लिए कम से कम 4 घंटे जो है चीज़ें पढ़नी होती हैं, तब जो है क्लियर तरीके से आपके सामने बोला जा सकता है, और अन्यथा गलती होने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए मिलिएगा टेलीग्राम में, जो है टेस्ट होगा आपका 25 क्वेश्चन ये होंगे, और 25 जो है रिवीजन पर आधारित होंगे। हालांकि जितना पढ़ाया हुआ है उसी के अंदर होंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो है चीज़ें बार बार आपकी जो पिछली हैं, जो गलती होने के चांस हैं, तो उनको जो है पुनः से रिवाइंड करवाया जाए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।